हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला था कि मैं क्रॉम्पटन ऑप्टिमस की कूलिंग टेस्ट करके दिखाऊं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी बहाने मैं क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 का कूलिंग टेस्ट तो करूं ही, उसके साथ ही साथ आफ्टर 5 ईयर रिव्यू भी कर दूं। तो इस कूलर को पूरे 5 साल पूरे हो चुके हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको इस कूलर का डिटेल्ड वीडियो करके दिखाऊंगा। और इस वीडियो में मैंने 24 घंटे के अंदर में कई सारे टेस्ट किए हुए हैं और उनका रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा कि जैसे आउटडोर टेम्परेचर के साथ में इंडोर टेम्परेचर क्या है, और जितनी बार भी टेम्परेचर में सिग्निफिकेंट ड्रॉप होता है तो वो सारा डाटा मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। और इस वीडियो में मैंने इस कूलर की कूलिंग टेस्टिंग, ह्यूमिडिटी टेस्टिंग, नॉइज टेस्टिंग लो मीडियम हाई स्पीड पर, और एयर थ्रो टेस्टिंग लो मीडियम हाई स्पीड पर, इसकी मूवेबिलिटी और इसका टैंक हाई कूलिंग पे कितनी जल्दी ख़त्म होता है और लो कूलिंग पे कितनी देर में ख़त्म होता है, ये सारे टेस्ट किए हुए हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको सभी तरह के टेस्ट मिल जाएंगे। आपको किसी और वीडियो में नहीं देखना पड़ेगा कि इसकी कूलिंग कैपेसिटी है, ह्यूमिडिटी को कैसे हैंडल करता है, और इसकी नॉइज टेस्ट या फिर एयर स्पीड कितनी है। सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी। और इस वीडियो में आपको कई जगह पे कई सारे सरप्राइजेज भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए सारे टेस्ट करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। तो दोस्तों 5 साल यूज करने के बाद आप इसका हनीकॉम्ब पैड देख सकते हैं कि ये ख़राब होने लगा है, पर मुझे अभी भी लगता है कि ये इस साल भी चल जाएगा। तो अभी इस साल मैं चेंज करने वाला नहीं हूँ। हनीकॉम्ब पैड कितने दिन चलेंगे, ये पानी कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर पानी हार्ड है तो हनीकॉम्ब पैड 2 से 3 साल में भी ख़राब हो सकता है। मैंने इस कूलर को 2019 में लिया था, तब से अब तक इसके मोटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। एक बार 3 साल यूज करने के बाद इसका वाटर पंप खराब हुआ था और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत सारे लोग कहते हैं कि ख़राब है, पर 5 साल हो गया यूज करते हुए और 100 लीटर पानी भरने के बाद भी आसानी से मूव होता है और कहीं से भी इसकी बॉडी में कोई डेंट नहीं आया है। जबकि स्टोर रूम में इसके ऊपर कई बार बहुत सारा सामान भी रख देते हैं, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी बॉडी हल्की है, इसलिए इसकी बिल्ड क्वालिटी को ख़राब बताते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होना अच्छी बात है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये थोड़ा हार्ड वाली पाइप है, तो हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर के एक्सपोजर की वजह से कुछ समय बाद इसमें क्रैक आ गए हैं और ये फटने और टूटने लगी है। वहीं पर ये पाइप है जो कि फ्लेक्सिबल ज़्यादा है। 5 साल हो गए हैं यूज करते हुए, पर अभी भी इसमें ना तो क्रैक्स आए, ना ही ये कहीं से टूट रही है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि कूलर तो इन पाइप्स से ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर के एक्सपोजर में रहता है। अंदर ठंडा रहता है और बाहर से गर्मी रहती है। तो अगर हार्ड प्लास्टिक का होगा तो समय के साथ कूलर की बॉडी टूटने लगेगी या ख़राब होने लगेगी। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसकी बॉडी अच्छे क्वालिटी के प्लास्टिक से बनी है, जो कि थोड़ी फ्लेक्सिबल है और ड्यूरेबल भी है। तो सबसे पहले मैं इसमें पानी भरूंगा। यहाँ तक पानी लगभग 13 लीटर है, क्योंकि ये बाल्टी 15 लीटर की है। और ये वीडियो मैंने 18-19 मई को रिकॉर्ड किया था। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से ये वीडियो लेट हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आप 5 बाल्टी पानी में इसका टैंक कितना भरा है देख सकते हैं। इतने पानी में ऑप्टिमस 65 पूरी तरह से भर जाता है। और अब इसमें 7 बाल्टी यानी कि लगभग 91 लीटर पानी भर दिया है। तो
तो इसका टैंक मैक्स लेवल तक भर जाता है। तो इसमें मैंने 8 बाल्टी पानी भरा है, जो कि लगभग 104 लीटर होता है। और आप बाहर से ही आसानी से देख सकते हैं कि फ्लोट वाल्व थोड़ा सा ऊपर की तरफ मुड़ गया है, यानी कि इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। और इसकी कैपेसिटी 100 लीटर की है। फुल टैंक पर आप इसकी मूवेबिलिटी देख सकते हैं। पूरा भरा होने के बाद भी इसको आसानी से मूव किया जा सकता है। इसको मूव करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, दोपहर के 1:11 हो गए हैं। आउटडोर टेम्परेचर इस समय 42 डिग्री सेंटीग्रेड है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 17% है। हवा 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पश्चिम से चल रही है। रूम टेम्परेचर इस समय 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। 1 घंटे पहले तक ऑप्टिमस 65 चल रहा था, इसलिए अभी 31 डिग्री सी टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी 32% है। कूलर को मैं हाई कूलिंग पर हाई स्पीड सेटिंग में और पंप और स्विंग के साथ चला रहा हूँ। कूलर को मैंने बालकनी के डोर पर रखा है। उसके सामने ही क्रॉस वेंटिलेशन के लिए रूम का डोर है, जो कि हॉल से कनेक्टेड है। और कूलर को मैंने इस तरह से सेट किया हुआ है कि बाहर की हवा डायरेक्ट रूम में कम से कम आए और ज़्यादा से ज़्यादा कूलर के अंदर से होकर आए। और अगर आप भी रूम को ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा करना चाहते हैं तो आपको भी ये करना पड़ेगा। और क्रॉस वेंटिलेशन के लिए मैं डोर को 1.5 या 2 फीट ही खोलता हूँ, ताकि हवा थोड़ी सी रुके रूम में और रूम को ठंडा करके तब बाहर जाए। अगर आप क्रॉस वेंटिलेशन भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर देंगे तो रूम अच्छे से ठंडा नहीं हो पाएगा। और ये सब आपको ड्राई वेदर में करना है। ह्यूमिड वेदर के लिए वीडियो बाद में आएगी। मैंने कूलर चला दिया है। जब तक ये रूम को ठंडा करता है तब तक मैं एयर थ्रो स्पीड टेस्टिंग कर लेता हूँ। तो अभी मैं कूलर के पास में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाई स्पीड में कूलर की जो एयर फ्री स्पीड है वो मैक्सिमम 8 मीटर पर सेकंड तक जा रही है। और मीडियम स्पीड पे जो कूलर की स्पीड है वो मैक्सिमम 7.5 मीटर पर सेकंड तक जा रही है। और लो स्पीड में मैक्सिमम एयर थ्रो स्पीड कूलर की जो है वो 6.8 मीटर पर सेकंड तक जा रही है। तो ये कूलर 23 किलोमीटर पर आवर से लेकर 28.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा फेंकता है। अभी मैं कूलर से 10 फीट की दूरी पर खड़ा हूँ। तो यहाँ पर जो कूलर की मैक्सिमम एयर थ्रो स्पीड है वो 3.7 मीटर पर सेकंड, यानी कि 13.32 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से एयर थ्रो कर रहा है। और अब मैं कूलर से 22 फीट की दूरी पर हूँ और यहाँ पर कूलर की मैक्सिमम एयर थ्रो स्पीड जो है वो 1.6 मीटर पर सेकंड, यानी कि 5.76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एयर थ्रो कर रहा है। तो इससे ये समझ में आता है कि इस कूलर की हवा को आप 25 फीट तक की दूरी तक आराम से फील करते हैं और ये बड़े रूम्स को, हॉल्स को आराम से ठंडा कर सकता है अगर आपके रूम में अच्छा सा क्रॉस वेंटिलेशन है। तो दोस्तों 34 मिनट हो गया है और रूम ठंडा हो गया है। आधे घंटे में ही आप देख सकते हो कि रूम का टेम्परेचर इस समय 28.3 डिग्री सेंटीग्रेड है और ह्यूमिडिटी 58% है। नेक्स्ट रीडिंग लेने से पहले इसकी नॉइज़ टेस्टिंग भी कर लेता हूँ। तो अभी मैं कूलर के पास में ही हूँ, तो आप सुन सकते हो कि कितनी आवाज़ करता है। हाई स्पीड पर ये 76 से 78 डीबी की आवाज़ करता है। मीडियम स्पीड पर 75 से 77 के बीच आवाज़ करता है और लो स्पीड पर 74 से 76 डेसिबल की आवाज़ करता है। और ये जो रीडिंग्स हैं आपको ज़्यादा लग सकती हैं, पर एक्चुअली में इतनी ज़्यादा आवाज़ फील नहीं होती है। तो दोपहर के 2:12 हो गए हैं। 1 घंटा हो गया है ऑप्टिमस 100 को चलते हुए। रूम टेम्परेचर इस समय 27.7 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है और ह्यूमिडिटी 58% है। और आउटडोर टेम्परेचर इस समय 42 डिग्री सेंटीग्रेड है और आउटडोर ह्यूमिडिटी 15% है।
और इस 1 घंटे में कूलर में पानी मैक्स लेवल के पास आ गया है, यानी कि 13 लीटर से ज़्यादा पानी इवेपोरेट हो गया है। और बहुत सारे लोग अक्सर बाहर से आने वाली हवा को रूम में आने देते हैं और कहते हैं कूलर रूम ठंडा नहीं कर रहा है। तो देखिए, इस समय 4:12 हो रहा है। बाहर हवा 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और कूलर के ऊपर जो कर्टेन है उसको हटाकर रूम में आ रही है, जिसकी वजह से रूम टेम्परेचर 27.7 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 28.1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। और 17 मिनट बाद 4:29 पर अभी भी हवा 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और मैंने भी बाहर की हवा को रूम में आने दिया है। तो देखिए, इस समय रूम टेम्परेचर में 0.3 सेंटीग्रेड का और इंक्रीज आया है और टेम्परेचर इस समय 28.4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। तो अगर इसी तरह हम गर्म हवा को रूम में इंटर करने देंगे तो रूम ठंडा नहीं होगा और रूम का टेम्परेचर इंक्रीज करता रहेगा। तो रूम और ज़्यादा गर्म हो उससे पहले मैं डोर क्लोज कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो कि रूम में हवा ज़्यादा भर रही है, जिससे कर्टेन स्लाइडिंग नेट डोर पर चिपक गया है। और वेंटिलेशन के लिए मैं कूलर के पीछे थोड़ा सा स्पेस रखूँगा, जिससे रूम की हवा तो बाहर जाएगी पर बाहर की हवा अंदर नहीं आ पाएगी। रूम का डोर बंद किए हुए 45 मिनट हो गया है और रूम टेम्परेचर 27.6 डिग्री सी हो गया है और ह्यूमिडिटी बढ़कर 67% हो गई है। आउटडोर टेम्परेचर इस समय 42 डिग्री सी है और आउटडोर ह्यूमिडिटी 14% है। हवा 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। शाम के 5:58 हो गए हैं और रूम टेम्परेचर 27.1 डिग्री सी हो गया है। ह्यूमिडिटी 70% है। शाम के 6:11 हो गया है। अभी भी आउटडोर टेम्परेचर 41 डिग्री सी है और ह्यूमिडिटी 18% है। हवा नॉर्मल 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगी है, इसलिए कूलर को पहले जैसा कर दिया है और डोर को भी खोल दिया है। और डोर को खोलते ही रूम टेम्परेचर बढ़कर 27.4 डिग्री सी हो गया और ह्यूमिडिटी घटकर 65% हो गई। रात के 9:10 हो गए हैं। आउटडोर टेम्परेचर 37 डिग्री सी है। ह्यूमिडिटी 21% है। रूम टेम्परेचर इस समय 27.3 डिग्री सेंटीग्रेड है और रूम ह्यूमिडिटी 61% है। रात के 10:15 हो गया है। आउटडोर टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड है और ह्यूमिडिटी 23% है। रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सी है और रूम ह्यूमिडिटी 60% है। रात के 11:08 हो रहा है। आउटडोर टेम्परेचर 37 डिग्री सी है और ह्यूमिडिटी 22% है। रूम टेम्परेचर इस समय 26.9 डिग्री सी हो गया है और ह्यूमिडिटी 59% है। रात के 11:32 हो रहा है और अब कूलर के टैंक में पानी मिनिमम लेवल तक आ गया है। तो ड्राई वेदर में इसका टैंक 10.5 घंटे तक चलता है और कूलिंग भी ज़बरदस्त हुई है। अगर यहीं पर आउटडोर ह्यूमिडिटी 30% से ज़्यादा होती है तो ये टैंक 15 से 20 घंटे तक चलता है। कूलर में मैंने पानी भर दिया है। इसमें मुझे 10 मिनट लगा और क्योंकि मैंने इसमें नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी डाला है, इसलिए रूम टेम्परेचर बढ़कर 27.5 डिग्री सी हो गया है। अब मैं कूलर को लो कूलिंग पर लगा देता हूं और कूलर के पीछे थोड़ा सा स्पेस कर दिया है वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि अब मैं डोर बंद करने जा रहा हूं। और ड्राई वेदर है इसलिए मैं डोर बंद कर पा रहा हूं, ह्यूमिड वेदर में नहीं कर सकता हूँ। आप देख सकते हो पानी आइस चैम्बर में बहुत स्लो आ रहा है, तो मैं इसको लो कूलिंग पर चलने देता हूँ और मैं आपसे सुबह मिलता हूँ। दोस्तों, सुबह के 6:08 हो गया है
रूम टेम्परेचर इस समय 25.5 डिग्री सी है और ह्यूमिडिटी 74% है। इस समय आउटडोर टेम्परेचर 33 डिग्री सी है और ह्यूमिडिटी 31% है। और 6.5 घंटे में लो कूलिंग पर पानी मीडियम और मैक्सिमम लेवल के बीच में है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लो कूलिंग पर ड्राई वेदर में ये कूलर 18 घंटे तक चलता है। तो अब मैं कूलर को हाई कूलिंग पर सेट कर देता हूँ और अब पानी जल्दी कूलिंग पैड्स पर गिरेगा और डोर को भी ओपन कर देता हूँ। अब रूम में ह्यूमिडिटी थोड़ी घटेगी और रूम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा। सुबह के 6:40 हो गया है और टेम्परेचर आउटडोर टेम्परेचर इस समय 33 डिग्री सेंटीग्रेड है और ह्यूमिडिटी 31% है। रूम टेम्परेचर इस समय 25.6 डिग्री सी है और रूम ह्यूमिडिटी 64% है। और कुछ लोगों को शंका रहती है कि हाइग्रोमीटर सामने होने की वजह से रूम टेम्परेचर कम बताता है। उसके लिए आप इंफ्रारेड टेम्परेचर मीटर में भी देख सकते हो कि बेड का और दीवार का टेम्परेचर कितना है इस समय। और कूलर के अंदर का टेम्परेचर भी आप देख सकते हो कि 8.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा हुआ है और आइस चैम्बर में पानी 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा हुआ है। इसके अलावा कूलर से निकलने वाली हवा का टेम्परेचर भी देख सकते हो कि 25.1 डिग्री सेंटीग्रेड की हवा दे रहा है इस समय कूलर। सुबह के 8:31 हो गया है। रूम टेम्परेचर अभी भी 25.8 डिग्री सी है और रूम ह्यूमिडिटी 68% है। आउटडोर टेम्परेचर इस समय 36 डिग्री सी है और ह्यूमिडिटी 25% है। सुबह के 10:14 हो गया है। अभी आउटडोर टेम्परेचर 38 डिग्री सी है और आउटडोर ह्यूमिडिटी 22% है। रूम टेम्परेचर 26.5 डिग्री सी है और रूम ह्यूमिडिटी 67% है। दोपहर के 11:55 हो गया है। रूम टेम्परेचर 27.1 डिग्री सी है और ह्यूमिडिटी 53% है। रूम टेम्परेचर में राइज इसलिए आया क्योंकि बाहर हवा तेज चलने लगी है और रूम में इंटर कर रही है। तो मैं फिर से डोर क्लोज कर देता हूं और कूलर के पीछे थोड़ा सा स्पेस कर देता हूं। दोपहर के 12:15 पर डोर क्लोज करने के बाद आप देख सकते हो कि फिर से रूम टेम्परेचर 26.5 डिग्री सी हो गया है और ह्यूमिडिटी बढ़कर 73% हो गई है। तो दोस्तों 24 घंटे पूरे हो गए हैं। दोपहर का 1:21 हो रहा है। बाहर का टेम्परेचर इस समय 43 डिग्री सी है और ह्यूमिडिटी 16% है। रूम टेम्परेचर इस समय 26.4 डिग्री सी है और रूम ह्यूमिडिटी 72% है। दोपहर का 2:26 हो गया है। बाहर का टेम्परेचर इस समय 43 डिग्री सी है, ह्यूमिडिटी 14% है और रूम टेम्परेचर अभी भी 26.6 डिग्री सी है। तो कूलिंग तो शानदार है इस कूलर की और पानी मिनिमम लेवल पर आ गया है। ये मिक्स मोड में 15 घंटे तक चला है, यानी कि 6.5 घंटे लो कूलिंग पर और 8.5 घंटे हाई कूलिंग पर चला है। और ये लास्ट रीडिंग है। दोपहर के 3:39 हो गया है। आउटडोर टेम्परेचर 44 डिग्री सी है, ह्यूमिडिटी 14% है और रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सी है। रूम ह्यूमिडिटी इस समय 72% है। और ये रूम टेम्परेचर भी राइज इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कूलर में नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी भरा है और आइस का यूज नहीं किया है। तो दोस्तों आपने देखा कि आज 18 मई की मॉर्निंग की जो सबसे पहले रीडिंग थी इसकी 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड की थी। हो सकता है कि हाई कूलिंग पे ये रात में और ठंडा कर देता, लेकिन 25.5 सेंटीग्रेड भी काफ़ी कम होता है। तो उस हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छी कूलिंग कर रहा है। और अगर आपने जो आफ्टरनून के रीडिंग्स हैं वो देखे हों तो आफ्टरनून में जब
बाहर का टेम्परेचर 43 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड था, उस समय भी ये कूलर इंडोर टेम्परेचर को 27 डिग्री पर मेंटेन किया हुआ था। और आप ये डिफरेंस देख सकते हो आउटडोर टेम्परेचर और इंडोर टेम्परेचर के बीच में जो 16 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ रहा है, ये काफ़ी अच्छा डिफरेंस है। और दोस्तों क्योंकि ये सारे टेस्ट मैंने ड्राई वेदर में किए हुए हैं और 24 घंटे तक ये कूलर लगातार चला हुआ है, तो हो सकता है कि आप जब इसको यूज़ करेंगे, कुछ देर यूज़ किया फिर बंद कर दिया, ऑफिस गए, शाम को आया तब चलाया, या सुबह शाम ही सिर्फ चलाया, दोपहर में बंद रखा, तो हो सकता है कि आपके रिजल्ट्स थोड़े से डिफरेंट हों। अगर वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है तो आपके रूम का टेम्परेचर जो है वो तो मैं श्योर कह सकता हूँ कि 28 डिग्री के आसपास रहेगा। तो क्योंकि आपने सारे टेस्ट के रिजल्ट्स देख लिए हैं, तो आप डिसाइड करिए कि कूलर अच्छा है या ख़राब है। मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। और अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, आप वहां पर जाकर इसकी डिटेल्स को चेक करके इसको परचेस कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स, डील्स, ऑफर्स के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल, फेसबुक चैनल, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।